आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मेहमान साहब मलिक। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज में शामिल करीब 2000 लोगों ने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच अलग अलग राज्यों में जमात के लोग छिपे हुए हैं। ऐसे में सामुदायिक संक्रमण का खतरा भी बढ़ चुका है। जमात को लेकर देश भर के लोगों के जहन में अलग अलग सवाल हैं और इसीलिए हमने आज जी न्यूज की तरफ से शुरू किए टेलीविजन के सबसे बड़े जनसंवाद अभियान में देश भर के लोगों के जमात से जुड़े सवालों को उठाने का फैसला किया है। आप हमारे मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए और #AskZ पर अपना सवाल ट्वीट कर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जो हमारे पैनल में इस वक्त आज मेहमान शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। हमारे साथ मौलाना सखी खान राठौर इस्लामिक धर्म गुरु हैं, वो इस वक्त जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक है हमारे साथ, डायरेक्टर हैं रेडिक्स हेल्थ केयर की, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व ACP वेद भूषण भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरा पहला जो सवाल है, सबसे पहले मैं आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, केरल के राज्यपाल। आरिफ मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। पैनल नहीं करूंगा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मेरे साथ पहले 10-15 मिनट होंगे, पैनल में नहीं होंगे बात। आरिफ मोहम्मद खान साहब, मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच पा रही है? लगता है कुछ अभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है वहां पर, और जैसे ही एक कनेक्शन होता है हम आरिफ मोहम्मद खान साहब के पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत चलिए मैं शहजाद पूनावाला से कर लेती हूं। शहजाद, क्या कानून से ऊपर है ये जमात, तबलीगी जमात? ये हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2300 से ज्यादा लोगों का जमावड़ा और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ाया गया है, ये तस्वीरें गवाही हैं इस बात की। मीमांसा जी, एक सोच बनती जा रही है जिसमें कि देश के हित के ऊपर धर्म को रखा जाता है, जिसमें राजनीति को राष्ट्रनीति के ऊपर रखा जाता है, और इसी सोच से ये जमात के लोग भी निकले हुए हैं। और जिस तरीके से इनके जो समर्थन में उतरे हैं या जिन्होंने इस जमात के जमावड़े को होने दिया, हालांकि पुलिस ने इनको कहा था सख्ती से कि आप इस तरीके से नहीं जारी रख सकते हैं, तो वो जो उनके बैकर्स है, जो उनके पीछे जो ताकतें हैं, सियासी ताकतें जो तुष्टीकरण की आड़ में उनको ये सब करने दे रही थी, ये सबकी मानसिकता वही है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ICMR ने भी पुष्टि की है कि देश में जो संख्या बढ़ रही है कोरोना के पीड़ितों की, तो उसमें से ज्यादातर लिंक मेरे हिसाब से तो 15-20% जो बढ़ोतरी हुई है वो सीधे सीधे निजामुद्दीन के मरकज से उसके तार जुड़ते हैं, मतलब महामारी का मरकज बन चुका है। दूसरी बात यह है कि एक संक्रमित व्यक्ति 16,000 व्यक्तियों को संक्रमण दे सकता है। आप सोचिए कि मान लीजिए कि 400-500 केस इसमें से निकलते या 1000 निकलते, तो पूरे देश भर में ये कैसे फैलेगा आप समझ सकती हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इनका व्यवहार देखिए ना, मौलाना साद जो भड़का रहे थे लोगों को, वो अब फरार है। दूसरी बात, जब बिहार में लोग पुलिस जा रही है मस्जिदों में इनको पकड़ने के लिए, इनको क्वारंटाइन करने के लिए, दिशा निर्देशों की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने। और ये हमारे जो वीडियो मैसेजेस हमें लगातार शहजाद मिल रहे हैं, देखिए बहुत से सवाल हैं। ये लाल सिंह का वीडियो मैसेज है, बात सुन लेते हैं उनकी। निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के 2000 से भी ज्यादा लोग जमा रहने से अब पूरे देश में संक्रमण का खतरा फैल गया है, तो क्या अब 21 दिनों का लॉकडाउन पर्याप्त रहेगा? और डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक, ये 21 दिन का लॉकडाउन क्या काफी होगा? जिस तरह से हम देख रहे हैं अब संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, जो सिचुएशन है मैं भी देख रही हूँ, ये बड़ी ही दुखदनीय है, क्योंकि हम सब डॉक्टर एकजुट होकर, आप सब मीडिया वाले, सारे पुलिस वाले, ये सब एकजुट होकर हम सब का एक ही केवल हमारा मुद्दा था कि हम इस वायरस को ना बढ़ने दें। और देखिए जो कंडीशंस आ रही हैं, मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत दुखदनीय है। और ये वायरस जो है, हमारी जंग इस वायरस से है, ना कि हमारी जंग जो है वो इस देशवासियों की कम्युनिटी से है, ना ही उनके रिलीजन से है।
और देखिए, जहां तक 21 दिन का लॉकडाउन है, मैं ये बताऊंगी कि ये बहुत ही अच्छा एक मेजर लिया गया था, क्योंकि 21 दिन में अगर आपको पता हो कि वायरस का जो इंक्यूबेशन होता है वो 2 से 14 दिन का होता है, और जैसे ये खत्म हो जाता है 21 दिन में हमारी एक नेशनल स्टेरिलिटी आ जाती, हम लोग अपने आप को भी उस तरीके से प्रिपेयर कर लेते। बट अभी जो ये सिचुएशन है वो मैं ये बताऊंगी कि ना ही मैं एकदम एपॉलिटिकल होकर बताऊंगी, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की हूं, और ना ही किसी रिलीजन को मैं वो करती हूं कि, बट ये बहुत ही गलत एक चीज हुई है जो बहुत दुखदनीय है, क्योंकि देखिए जितने लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम सब बिल्कुल सारे प्रयास जो हैं वो बेकार हो जाएंगे अगर कुछ लोग यहाँ पर लापरवाही बरतते हैं। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर हैं, वीडियो मैसेज भेजा है, केतन हैं सूरत से, उनका सवाल सुन लेते हैं। ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या ऐसा हो सकता है कानूनन कि किसी भी तरह की सामाजिक या धार्मिक गैदरिंग पे पूर्ण तरीके से 2 या 3 महीने तक प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे इसके फैलने के चांसेस संपूर्ण तरीके से खत्म हो सके? वेदभूषण जी, आप जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल जवाब देना चाहेंगे। जो 14 तक लॉकडाउन है, इसका मतलब यह नहीं कि खतरा टल गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं, यदि इसके बाद खुलने के बाद यदि दोबारा रिलैप्स हो गया तो इतनी खतरनाक स्थिति होगी जो आज भी नहीं है। और जहां तक ये मस्जिद का सवाल है, निजामुद्दीन का सवाल है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये कहा गया है, जाका गुरु है आंधला, चेला निपट निरंद, अंधे अंधे ठेलिया दोनों कूप गिरंत। जिसका गुरु इतना अंधा है, उसके चेले कितने अंधे होंगे, ये साबित हो गया इस चीज से। जिस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बहकाया गया, धर्म के नाम पर अज्ञानता फैलाई गई, एक आपराधिक साजिश है। ये आम एक्ट नहीं है, इट्स ए क्रिमिनल एक्ट। उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो साधारण धाराओं में नहीं है। इनके खिलाफ और सख्त कदम लिए जाने की जरूरत है। और ये लॉकडाउन, जैसा आपके श्रोता पूछ रहे थे, ये बहुत खतरनाक स्टेप होगा यदि इसको पहले सारा एनालिसिस करके इसको हटा दिया गया और यदि रिलैप्स हो गया तो बहुत खतरनाक होगा। जी बिल्कुल। और देखिए, ये सवाल भी जो है ये चिंता जाहिर कर रहे हैं, तबलीगी जमात का पक्ष क्यों ले रहे हैं लोग। ये हमारे एक दर्शक ने ये सवाल पूछा है, ये अपने धर्म का प्रचार उत्तर कोरिया में जाकर क्यों नहीं करते हैं। अरविंद श्रीवास्तव का ये सवाल है। मौलाना सखी खान है हमारे साथ, पहले ये सवाल सुन लेते हैं और फिर जवाब दीजिएगा मौलाना सखी खान। मेरा सवाल तबलीगी जमात का पक्ष रखने वालों से है कि ये अपना धर्म का प्रचार उत्तर कोरिया में जाकर क्यों नहीं करते हैं। जी शहजाद पूनावाला, पहले आप जवाब दे दीजिए। मीमांसा जी, मैं तो कहूंगा कि आज जो हमारे सामने है वो कोरोना के स्लीपर सेल पैदा किए गए हैं, और ये सीधे सीधे रूप से बायो जिहाद, मैं इसको कहने में कतराता नहीं हूं। मैं खुद मुसलमान हूं, पर आप देखिए, जब धर्म को आप देश के सेहत के ऊपर रखते हैं तो आप एक तरीके से ये कह रहे हैं कि बाकी लोग जो है उनके जीने के अधिकार की आपको कोई चिंता नहीं, उनके संवैधानिक अधिकार की चिंता नहीं। शाहीन बाग हो या चाहे वो ये निजामुद्दीन का मरकज हो, दोनों में एक ही मानसिकता। और इसका बचाव करने वाले लोग कौन है? जेएनयू के लोग, जामिया मिलिया के स्टूडेंट एसोसिएशन, कविता कृष्णन, ओमर अब्दुल्ला। अरे भाई, अगर कार्रवाई होती है, मौलाना साद अगर इतने ही निर्दोष है तो वो फरार क्यों है? भगोड़ा बनकर क्यों बैठा है? अज्ञानता का मौलाना बनकर क्यों बैठा है? और अगर कार्रवाई करते हैं तो आप कहते हो इस्लामोफोबिया। मैं खुद मुसलमान हूं, ये इस्लामोफोबिया कहां से हो गया भाई? अगर आप हिंदू टेररिज्म कह सकते हैं, अगर आप बाकी चीजें हिंदू शब्द जोड़कर कह सकते हैं, तो आज अगर कार्रवाई होती है लापरवाही के लिए, आपराधिक लापरवाही के लिए, तो आप तुरंत आकर कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट में लिया जा रहा है। ये किस तरीके की मानसिकता है? जी मौलाना सकी खान, जवाब दीजिए। ये विक्टिम कार्ड क्यों प्ले कर लेते हैं आप हर बार? कौन सी साजिश हो रही है मुसलमानों की? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं किसी से जो है तबलीगी जमात का समर्थक नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सूफी इज़्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, और निजामुद्दीन औलिया का भी इस जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। मरकज एक इलादा है। ये तबलीगी जमात के मामला को लेके हमने तालकटोरा स्टेडियम से 5000 रूबरू भी ये कहा था कि इस पर बैन लगाया जाए। बावजूद उसके हुकूमत ने एक काम से सुनी, दूसरे से निकाल दी, इस पर अमल नहीं किया गया। और बहुत अरसे के बाद कोरोना वायरस को लेकर जब ये मामला चला है
तो ये लोग आज भुगतान जो है इनको करना पड़ रहा है, मजीद करना पड़ेगा। मौलाना सकी खान, दिशा निर्देशों का पालन करना जिम्मेदारी होती है या नहीं होती है? आप भले ही उसका समर्थन करते हैं नहीं करते हैं, सवाल तो बहुत सीधा सा है। आपकी कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। मैं इस बीच ये ठीक भी करवा लेते हैं और अगला सवाल मैं ले रही हूं। अगला सवाल है, निजामुद्दीन में मरकज में शामिल होने वालों पर देशद्रोह कानून के हिसाब से कार्रवाई क्यों ना की जाए? ये सुनील पाटिल सवाल पूछ रहे हैं। वेदभूषण जी, देशद्रोह कानून क्या इन पर लागू नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, सवाल बिल्कुल जायज है। ये सीधा सेडिशन का मामला है। आप इस देश के कानून को मानते नहीं है। दो बार प्राइम मिनिस्टर हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार आपसे बार बार आदेश दे रही है, आप उसका डिफाइंस कर रहे हैं। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना काम क्या होगा? ये इट अमाउंट्स टू सेडिशन। ये बिल्कुल राजद्रोह की कैटेगरी में आता है। इनके खिलाफ नॉन बेलेबल सेक्शंस के अंदर और ज्यादा सख्ती के साथ मुकदमा देना चाहिए, जिससे कि एक समाज के अंदर मैसेज जाए कि यदि आपने देश के कानून को नहीं माना, डिफाइंस किया लॉ को, तो आपको सख्ती से डील किया जाएगा। ये एक मैसेज जाना चाहिए समाज के अंदर। जी बिल्कुल, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और अगर दिशा निर्देशों का पालन आप नहीं कर रहे हैं तो सख्ती से आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सख्त संदेश देना बहुत ही जरूरी और ये अमल में भी लाना बहुत ही जरूरी। हमारे अगले दर्शक हैं राम रॉय, उनका सवाल सुन लेते हैं। गुरु जो होता है हम लोग के समाज में, उसका काम है पथ प्रदर्शित करना, मतलब कोई भटके हुए इंसान को पथ दिखाना, रास्ता दिखाना उनको। तो उनके द्वारा ऐसा काम क्या जायज है? और इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र तनेजा, बीजेपी के प्रवक्ता, भी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, सुन रहे हैं आप, लोग कह रहे हैं कि गुरु का क्या काम होता है? एक सही राह दिखाना। लेकिन यहाँ तो तबलीगी जमात के जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि डॉक्टरों पर यकीन मत करिए, मस्जिदों में आइए, ये तो मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इंसानियत के खिलाफ है जिस तरह की बातें उन्होंने करी हैं। इंसानियत, उससे भी बड़ी बात है, ये सीधा हमारे देश की सुरक्षा है उसके खिलाफ साजिश है, उसके खिलाफ समझौता है। देश की सुरक्षा, उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। देश के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता बिल्कुल स्वीकार नहीं हो सकता। जो करा गया है, सब कुछ जानते हुए, सब तरह के कानून होते हुए, पूरी दुनिया को जो करा गया है और जानबूझ के करा, जिस तरह की वहां तकरीरें हुई हैं, भाषण हुए हैं और उसके अंदर जो उन्होंने मैसेज लोगों को देने का कोशिश करी है, वो सीधी है कि इनको ना तो देश की परवाह, मजहब की तो इनको परवाह ही नहीं, किसी भी मजहब की कोई भी हो, और ना इनको देश की परवाह है, ना इंसानियत की इनको परवाह है। तो आप अंदाज लगाइए, आपको मुल्क से कुछ लेना देना नहीं, इंसानियत से लेना देना नहीं, किसी मजहब से कुछ लेना देना नहीं, तो किस तरह के व्यक्ति हैं आप? किस तरह की व्यक्ति? पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार है और सरकार जो है, आपने देखा प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं इनसे, उसके बावजूद ये इन लोगों का रिस्पॉन्स है। देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ रहा है और इनका ये कहना ऐसे कुछ नहीं होता। जिस तरीके से मिलकर साथ में खाना खाने का इन्होंने जो है वो तरीका लगाया, उससे तो वो बीमारी और फैलती है। मतलब मैं मानता हूं, ठीक है, आप विज्ञान को ना मानते हो, इंसानियत को तो मानेंगे। ये इंसानियत के खिलाफ काम किया गया, देश की सुरक्षा के खिलाफ काम करा गया। इसीलिए कानून, आप देखा, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि पूरे देश के अंदर इन्होंने जो है ये दहशत फैला दी। आज पूरा हिंदुस्तान दहशत में आ गया चंद लोगों की वजह से। चिंता है लोगों को। और नरेंद्र जी, इसीलिए हमें सवाल, देखिए ये भर गया है पूरा इस वक्त ट्विटर अकाउंट हमारा, ये लगातार सवाल पूछ रहे हैं लोग। एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे देश के धर्मगुरु सियासत करने के बजाय सीख देना कब शुरू करेंगे? ये अभिमन्यु सिंह का सवाल है। और इस वक्त हमारे साथ मौलाना कादरी भी जुड़ चुके हैं। मौलाना कादरी साहब, ये धर्मगुरु कब सही सीख देना शुरू करेंगे? ये सवाल है हमारे दर्शक का। देखिए, ये जहां तक ये मसला है अपने मरकज का, इसके अंदर सरासर हुकूमत की गलती है, क्योंकि करीमनगर में लॉकडाउन से पहले ही, बल्कि जनता कर्फ्यू से पहले ही करीमनगर में एक वाकया पेश आ चुका था। उसके बावजूद भी दिल्ली में हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किए, कोई काम नहीं किया। क्या काम नहीं किया मौलाना कादरी? जो दिशा निर्देश दिए गए थे 12 मार्च को, क्या दिशा निर्देश दिया गया था? 200 से ज्यादा लोग कहीं नहीं जुटेंगे। 16 मार्च को यह आदेश दिया गया था 50 से ज्यादा का जमावड़ा कहीं नहीं होगा।
ये जमात कैसे यहाँ पे, ये कार्यक्रम कैसे हो रहा था, किसकी इजाजत से हो रहा था? सुनिए मेरी बात, 130 करोड़ आवाम जनता की जानों को एक मौलाना साहब की गलती पर कुर्बान कर देंगे? मान लिया मैं कि वो मौलाना साहब जो गलती पे थे, उन्होंने गलत जमा किया, लेकिन क्या 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान को एक आदमी की बेखूफी पर हम, एक आदमी की बेखूफी की वजह से कितने राज्यों में दिक्कत हो गई है आप जानते हैं? 10 लोगों की मौत हो गई है। उनकी मौत की जिम्मेदारी आज कौन लेगा? मौलाना कादरी साहब? नहीं, मुझे ये बता दीजिए, 10 लोगों की मौत की जिम्मेदारी आप लेंगे क्या? ये जिम्मेदारी अमित शाह को लेनी चाहिए। आप इसे एक गलती कहकर अपना दामन छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक गलती पूरे देश पर भारी पड़ रही है। मौलाना कादरी, आप ये कहकर कि ये एक गलती हुई, एक गलती कितनी भारी पड़ रही है? 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 19 राज्यों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, लोग मस्जिदों में छिपे हुए हैं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं पुलिस वालों पर जो वहां पर छापेमारी करने के लिए जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जब करीमनगर में जनता कर्फ्यू से पहले इंडोनेशिया से आए हुए एक नागरिक जो कि इस मरकज से करीमनगर तेलंगाना पहुंचे थे और तेलंगाना की यहां डॉक्टर्स ने उनको जांच की और पुलिस ने 7 इंडोनेशियंस जो उस जगह से गायब हो गए थे उनको पूरा ढूंढ के लाया और सारे करीमनगर को, हिंदुस्तान का ये पहला शहर है करीमनगर तेलंगाना में जिसको पूरी तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया। मौलाना कादरी, आप वो तस्वीरें नहीं देख रहे हैं, वो हम दिखा रहे हैं। मरकज का सच सबके सामने आ चुका है। किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का आपने मजाक बनाकर रख दिया। वहां पर इतने लोग इकट्ठा हैं और कैसे ये संक्रमण फैलता जा रहा है। करीब 93 केसेस अब बताए जा रहे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सूर्या हमारे अगले दर्शक हैं, उन्होंने वीडियो मैसेज भेजा है, सुनते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग आज लॉकडाउन के अंदर है, मान लिया इस लॉकडाउन की वजह से एक बार जैसे अपने इंडिया से मैं भी यही चाहता हूँ और सब लोग यही चाहते हैं कि ये कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन फिर क्या सब लोगों के दिमाग में एक डर भी है कि भाई ये वापस भी हो सकता है, तो इसके कितने % चांस कि ये वापस उभर सकता है? डॉक्टर श्रुति, खतरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है? ये बताना चाहूंगी, अभी मैं देखिए कोरोना जो है आपको पता है कि आप जो ये वायरस है इसकी पहले तो स्टेज जो थी वो बड़ी स्टैग्नेंट सी ग्रोथ थी, बट अब जो अगर आपने देखा हो कि एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 400 के अराउंड केसेस बढ़ गए हैं और ये बड़ी एक्सपोनेंशियल राइज हुई है। ये थोड़ी सी सीरियस चीज है बिकॉज हम इसको स्टेज 2 से स्टेज 3 में नहीं जाने देते। और एक चीज मैं मीमांसा जी ये भी बताना चाहूंगी आपको कि देखिए इस समय हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम अपने आप को डिफेंड करें। अगर ये चीज एक मंदिर में होती, ये चीज एक गुरुद्वारे में होती, सब वो भी उतना ही गलत होता जो अभी सिचुएशन है। हम सबको इस 21वीं सदी में एक पढ़े लिखे लोगों होने के नाते हमारी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमारे घर के सामने, हमारे अस्पताल के सामने कोई भी इस तरीके का जमघट लगा रहा है तो हम उसको पुलिस को बताएं, हम उसको इन्फॉर्म करें प्रॉपर तरीके से, ना कि कोई भी इस तरीके की हम बचपना करें या कोई भी इस तरीके की कोई भी लापरवाही करें। ये बीमारी किसी को भी अपना शिकार बना देती है। हमारे अगले दर्शक है पुनीत, उनका सवाल सुन लेते हैं। जब भी देश में कोई अच्छा कानून बनता है तो या कुछ भी देश में कुछ अच्छा होता है तो मुस्लिम समाज के लोग बोलते हैं कि इससे हमारे धर्म पे खतरा आ जाएगा, इस्लाम धर्म खतरे में पड़ जाएगा, ये हमारे धर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं शोएब आलम से पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म इतना कमजोर है क्या कि कोई भी अच्छी चीज होती है तो उससे इस्लाम धर्म खतरे में आ जाता है? तो शहजाद पूनावाला, वही विक्टिम कार्ड, इस्लाम धर्म बहुत ही जल्दी खतरे में पड़ जाता है। मीमांसा जी, कुछ लोगों की दिक्कत यह है कि कोरोना विरोध से ज्यादा उनको मोदी विरोध करना है और इसीलिए शायद जिम्मेदारी की टोपी देखे ना मौलाना कादरी किस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं। अरे पर आज सवाल ये उठना चाहिए था मौलाना से और बाकी के लोगों से कि तबलीग के मौलानाओं को मौत का वायरस फैलाने की आजादी किसने दी? और आज क्या तबलीग जमात पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी नहीं चाहिए? ये वही तबलीग जमात है जिसके अल कायदा के साथ लिंक निकले हैं, जिसके आतंकवाद के साथ पहले भी सवाल उठे उसके ऊपर, और आज
आज वो इस तरीके से जब बर्ताव कर रहा है, जब मौलाना साद एक तरीके से भड़का रहे लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए, तो आप प्रशासन पे और बाकी जगह सवाल उठाने से पहले ये पूछिए कि ये ऐसा कार्यक्रम किया क्यों गया, पत्थर क्यों बरसाए जा रहे, गोलियां क्यों चलाई जा रही है, थूका क्यों जा रहा है। ये सोची समझी साजिश है, सुनियोजित साजिश है लॉकडाउन को, और मोदी, क्योंकि मोदी ने लॉकडाउन सफलता से किया है तो उसको फेल करने की ये सोची समझी साजिश है। इसलिए मैं इसको बायो जिहाद, कोरोना जिहाद कहता रहूंगा, चाहे किसी को बुरा लगे। अच्छा जी, 9/11 हमले के बाद अमेरिका के रेडार पर भी आया हुआ है तबलीगी जमात और ISIS से कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ता हुआ, और इसको लेकर जांच भी वहां पर की जा रही है। हमारे अगले दर्शक का वीडियो मैसेज सुन लेते हैं। आंगनबाड़ी सेविकाएं घर घर जाकर पोलियो उन्मूलन के लिए ड्रॉप्स देती है, उसी तरह टीम बनाई जाए और टीम के द्वारा हर क्षेत्र में घर घर जाकर चेक किया जाए, ताकि जो भी कोई होए वो, जैसे कि अभी 1200 चल रहे हैं तो 2000 3000 जो भी होए। नरेंद्र जी, ये सवाल है कि घर घर क्या चेकिंग नहीं हो सकती? नहीं, देखिए आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से पूरे देश के अंदर उसकी पूरी एक ट्रेल जहां जहां मिलती जा रही है वो करा जा रहा है। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का होता है, ये जो मौलाना कादिर जी हैं, इनको समझ में नहीं आता कि कहां किस चीज को डिफेंड करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। भारतीय तो छोड़ दीजिए, मुझे जिस तरह के आपको इंसानियत से भी कोई लेना देना नहीं है। क्या आप इतने भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो इस चीज को आगे और इसको सीधा ले जाके आप बोले टारगेट जो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और टारगेट प्रधानमंत्री को करने लगे? आपको समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने कितनी बड़ी एक गलती की है। इसके लिए बजाय इसके कि आप क्षमा मांगे, माफी मांगे, पूरे मुल्क से माफी मांगे, इंसानियत से माफी मांगे, उसके आके आप यहाँ सियासत करते हैं। मतलब कोई जाहिल हो सकता है, लेकिन जाहिलता की भी तो एक हद होती है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे आकर के टेलीविजन पे? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या किस तरह करा गया? क्या ये साजिश है? इसकी तहकीकात होनी चाहिए। आईसिस से क्या लिंक है, इसकी तहकीकात भी होगी। आप इंतजार करिए, हर चीज को बारीकी से तहकीकात किया जाएगा, बारीकी से उसकी इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। गवर्नमेंट पूरी ऊपर से नीचे तक ताकत लगाई हुई है हर हिंदुस्तानी को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और इन्होंने पूरी ताकत लगाई है पूरे हिंदुस्तान को असुरक्षित कर दिया जाए। चलिए, अभी मुझे ब्रेक लेना होगा, लेकिन नरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये भी होगा कि क्या ये वक्त नहीं आया कि बैन लगा देना चाहिए ऐसे कट्टरपंथी संगठनों पर? लेकिन मुझे एक ब्रेक पर जाना है, उससे पहले मेरी अपील भी है लोगों से कि जी न्यूज की ओर से ये जो अन्नदाता अभियान चलाया जा रहा है, आप उसमें भी हिस्सा लीजिए, और जन संवाद अभियान जो हर रोज हम लेकर हाजिर होते हैं, आपके सवाल होते हैं, एक्सपर्ट्स के जवाब होते हैं। कोई भी सवाल आपको अगर परेशान किए हुए है, कोरोना से जुड़ी हुई संबंधित कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स अर्थशास्त्री लगातार हमारे पैनल का हिस्सा बनते हैं, और #AskZ पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और ब्रेक पर जाते जाते हमारा अभियान अन्नदाता कैंपेन, उसमें भी जरूर आप हिस्सा लें, अपने वीडियो मैसेजेस हमें भेजें और वो हम बाकी दर्शकों के साथ शेयर। तो आप देख रहे हैं जी न्यूज का जनसंवाद अभियान, और अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, कोई शंका है, और जमात से जुड़े सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। #AskZ पर अपने सवाल पूछिए। अभी हमारे दर्शक का वीडियो मैसेज है, लवकेश, वो सवाल पूछना चाहते हैं, उनका सवाल सुनते हैं। क्या मरकज में शामिल लोगों को खुद से सामने नहीं आना चाहिए, जिससे पुलिस और प्रशासन को उनको ढूंढने में ज्यादा तकलीफ ना हो? वेद भूषण जी, सामने आना चाहिए और अपनी टेस्टिंग करवानी चाहिए इन लोगों को। जी बिल्कुल, जान है तो जहान है। यदि जिंदगी चाहिए, मानवता को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, तो यदि वो जिम्मेदार नागरिक हैं और जमात के जिम्मेदार एक मेंबर हैं, तो उनको खुद आके बताना चाहिए कि मैं जमात में शामिल था और मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं आर्मी के सामने, पुलिस के सामने, डॉक्टर के सामने, जिससे कि उसका प्रॉपर टेस्ट हो सके, वो एक बॉम्ब बन के समाज के अंदर ना आए कि हजारों आदमियों को संक्रमित कर सके। ये उसकी खुद की जिम्मेदारी है। यदि ऐसा नहीं करता तो फिर वही आती है कि वो देशद्रोह का जिम्मेदार है। चलिए, मौलाना सखी खान या अगर मौलाना कादरी। मैं बिल्कुल ये बात से मैं तफीक हूं कि जो हो गया गलती, जो चाहे वो नरेंद्र हुकूमत गवर्नमेंट की हो या ये मौलाना साद की पार्टी का हो, किसी की गलती होगा। अब जो हो गया हम उसको पलटा नहीं सकते, लेकिन अब इसको आगे कैसे सुधार करना चाहिए और इसका मुकाबला सब मिलके करना चाहिए। इसको हिंदू मुसलमान नहीं, अगर हिंदू भी बीमार पड़ेगा, मुसलमान बीमार पड़ेगा, तो पूरा हिंदुस्तान बीमार पड़ेगा। हर एक को मिलजुल कर एक साथ काम करना है।
और इस वक्त जो बड़ी जानकारी मिल रही है, लॉकडाउन में पुलिस पिकेट पर हमला कर सकता है आईएसआईएस के लोन वुल्फ अटैक को लेकर ये कुछ जानकारी मिली है और उसके बाद दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पुलिस पिकेट पर हमला कर सकता है आईएसआईएस। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, क्या डिटेल्स मिल पाए हैं इस हमले को लेकर? मीमांसा, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने की एडवाइजरी जारी की है और साथ ही साथ थ्रेट भी जारी किया है कि जो दिल्ली पुलिस के जो पर्सनल्स हैं, जो सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं या दूसरे सिपाही हैं, पिकेट्स लगा करके जांच कर रहे हैं ताकि लोग जो हैं कोरोना वायरस की वजह से घर पर रहें, लॉकडाउन की वजह से, उनके ऊपर इसी मौके का फायदा उठा करके आईसिस के जो आतंकी है वो हमला कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से वो हमला कर सकते हैं। हो सकता है कि वो अचानक से आए और पुलिस पर्सनल के ऊपर चाकू से हमला कर दे या कहीं से फायरिंग कर दे, और ये भी हो सकता है कि वो अचानक से तेजी से गाड़ी भगा करके लेकर के आए और पिकेट के ऊपर जो जवान मौजूद हैं उसके ऊपर गाड़ी से हमला कर दे। तो ये जो थ्रेट है ये दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जारी किया इंटेलिजेंस के हवाले से। और क्योंकि इस समय चुनौतियों का सामना कर रही है दिल्ली पुलिस, क्योंकि एक तरफ उसे लोगों को घरों के अंदर ही रहने के लिए भी मजबूर करना है क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस फैला हुआ है, साथ ही साथ अपराधियों पर भी नजर रखनी है और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये जो थ्रेट है ये दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया गया है और सभी पुलिस पर्सनल्स को कहा गया है कि वो सावधानी बरतें, पिकेट्स के ऊपर कभी भी अकेले ना रहें, पुलिस फॉर्म में रहें और इस बात की सावधानी रखें कि जो लोग आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा नजदीक ना आए, जो गाड़ी आ रही है उसको ध्यान से देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका फायदा उठा करके आतंकी हमला कर दे। जी, हमारे साथ राजू राज भी हैं और वो भी, उनके पास कुछ और जानकारी है इसको लेकर। राजू राज, क्या कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिल पा रही है कि कौन से वो इलाके हो सकते हैं जो इनके रडार पर हैं? देखिए, कोई इलाके को फिक्स नहीं किया गया है। राजधानी दिल्ली में जो तमाम जितने भी पुलिसकर्मी हैं कोविड-19 की वजह से ये वो सड़कों पर हैं और तमाम अब गली से लेकर तमाम जो दिल्ली की सड़कें हैं वहां पर वो पिकेट पे खड़े हैं। और इसी बीच आईएसआईएस ने जिस तरीके से थ्रेट आया है, एक अलर्ट आया है पुलिस के तरफ से, खुफिया एजेंसियों की तरफ से, उससे साफ जाहिर होता है कि कैसे जो पुलिस वाले हैं, क्योंकि देखिए एक ऐसा ये माकूल जो समय है कि तमाम राजधानी दिल्ली के जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो सड़कों पे हैं और एनी टाइम लोगों की सुरक्षा से लेकर उनके खाना और उनके सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं, जिसकी वजह से सभी पुलिस वाले, कोई छुट्टी है वो कैंसिल है, सब ड्यूटी पर है और इसी का फायदा उठाते हुए ये अटैक किया जा सकता है आईएसआईएस की तरफ से। और जिस तरीके से पुलिस वाले वहां पर खड़े होते हैं, उन्हें पब्लिक डील करना पड़ रहा है, कई लोग जो सड़कों पर निकल जाते हैं, लिहाजा सुरक्षा कर्मियों को ये भी आदेश दिया कि वो खुद अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखे, कभी भी वो अकेले में ना रहे कोई जैसे जो अटैक। ठीक है, वेद भूषण भी हमारे साथ हैं। वेद भूषण जी, ये कितना बड़ा खतरा आपको नजर आ रहा है और उसकी टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? मीमांसा, आईसिस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इनका एक एजेंडा है किस तरह से मानवता को खतरे में डालना है, ना केवल मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, टर्की के अंदर, सीरिया के अंदर जो इनके पिछले मिसडीड्स रहे हैं, इनकी कार्रवाइयां रही हैं, इनका एक एजेंडा है। ये कभी भी किसी को मार सकते हैं। अपनी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, आईसिस को पूरे वर्ल्ड में एस्टेब्लिश करने के लिए, अपना जो इनका एजेंडा है उसको आगे ले जाने के लिए ये पुलिस, आर्मी, ये इनके सबसे पहले टारगेट रहे हैं। यदि आप इनकी हिस्ट्री देखें तो इनका टारगेट रहा है सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं चाहे इंडिया है, ये इनका टारगेट बिल्कुल पक्का है। ये कोशिश करेंगे इस मौके को उपयोग करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए। ये इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, ये नई चीज नहीं है और इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी, और वीडियो मैसेजेस लगातार हमारे पास आ रहे हैं। एक तो आईएसआईएस से ये खतरा और लगातार कोरोना को लेकर तो ये खतरा बढ़ता जा ही रहा है। और एक और दर्शक ने हमें वीडियो मैसेज भेजा है, आइए उनका सवाल सुन लेते हैं। दीपक उनका नाम है। मैं जी न्यूज़ के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, ये जो निजामुद्दीन में जो भी हुआ, इसकी खबर दिल्ली सरकार को और पुलिस को नहीं हुई, जबकि बताया जा रहा है 18 मीटर दूरी पे थाना है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है इसके पीछे कोई साजिश है। नरेंद्र जी, 18 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना और ये वहां पर इतना बड़ा जमावड़ा, बहुत देरी से पता चला आपको, बहुत देरी से एक्शन? नहीं, ये ठीक नहीं है। देखिए, दिल्ली की सरकार से जरूर कुछ देरी हुई है, विलंब हुआ है
उनको जितना सचेत रहना चाहिए था, जितने पहले होना चाहिए था, उन्होंने नहीं करा। लेकिन मैं राजनीति इस पे नहीं करना चाहता। प्रश्न यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली, हमारी पुलिस ने सब कुछ तो कर रहे थे, लेकिन तमाम सारी जानकारियां इन्होंने छुपाई। तमाम सारे इनके लोग जो हैं, जो आए, जिनके पास ये जमात में जाने के लिए वीजा था ही नहीं, वो टूरिस्ट वीजा लेकर के आ गए थे और वहां पे उन्होंने जो है सब वीजा के सारे कानून को तोड़ा। और एक बात मैं आपको और यहां भी बताना चाहूंगा, अभी आईसिस की बात हो रही है, हमारी पुलिस और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार है। जनता को किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को पता है, सरकार के पास सूचनाएं हैं, सरकार के पास अलर्ट है और सबकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। ये सारी ताकतें जिसमें ISI, SP शामिल है, और आप देख रहे हैं किस तरीके के लोगों ने जो किया है, इसको लेकर के सरकार। मेरा सीधा सा सवाल है, दिल्ली पुलिस ने 2 बार नोटिस दिया, अब ये नोटिस के बाद फिर एक्शन भी तो होना चाहिए था। अगर वो नहीं हटने को तैयार हैं, वो तो गलती कर ही रहे हैं, लेकिन उसका खमियाजा पूरा देश क्यों भुगते? देखिए, उससे पहले वहां से तमाम लोग निकल चुके थे, उससे पहले वो बीमारी को लेकर के पूरे देश में फैल चुके थे, उससे पहले। और साथ में आपने देखा किस तरीके से जब सरकार की जानकारी में ये पूरा आया है, पूरे देश के अंदर जो है इसको एक एक जगह जाकर के पूरी ट्रेल को पकड़ते हुए उनको पकड़ा जा रहा है और एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया जाएगा और उसको करा। लेकिन ये बात सच है, इनकी जिम्मेदारी बनती है, ये भी तो हिंदुस्तानी है। जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, ये हिंदुस्तानी नहीं है क्या? क्या इनका फर्ज नहीं बनता था? एक हिंदुस्तानी जो शहरी होता है, उसका कोई फर्ज नहीं होता कि अपने मुल्क के प्रति फर्ज तो निभा ही नहीं रहे ना, इसीलिए इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं। नरेंद्र जी, हमारे देखिए अगले दर्शक ने यही सवाल पूछा है कि जमात के लोग अलग अलग शहरों में छिप क्यों रहे हैं? मौलाना कादरी जवाब दीजिए, छिपने की क्या जरूरत है? देखिए, जो भी छुप रहा है वो न सिर्फ अपना दुश्मन है बल्कि सारी इंसानियत का दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ना छुपे, जो जो जमात में शरीक हुए हैं वो सब आगे आए और अपने आप को डॉक्टर्स के पास जाएं और अपनी जांच करवाएं, और अगर वो पॉजिटिव पाते हैं तो उनका इलाज होगा, उनकी भी जान बचेगी और उनके साथ में उनके परिवार की भी जान बचेगी। दूसरी बात ये है कि अब मैं आपको फिर से एक मर्तबा रिपीट करना चाह रहा हूं, आपने अभी कहा कि नोटिस दी गई पुलिस की नोटिस हुई 23 मार्च को मैडम, और तेलंगाना की गवर्नमेंट ने 17 मार्च को ये फाइंड आउट कर चुका था कि जमात के लोग, इंडोनेशिया से आए हुए लोग तेलंगाना में आए, करीमनगर में आए। मौलाना कादरी जी, एक SHO उनको समझा रहे हैं, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बताइए गलती किसकी है? कोई समझने के लिए तैयार ना हो तो फिर क्या किया जाए? 200 फॉरनर। चलिए, मैं अगला सवाल ले रही हूं। महेंद्र जानी का यह सवाल है कि देश को मुश्किल में डालने वालों का क्या कोई इलाज नहीं है? वेद भूषण जी, कैसे इलाज किया जाए? देखिए, इसका इलाज है, पहले मैं मौलाना साहब की जानकारी में ला दूं। तमाम मीडिया ने, जी न्यूज ने, पूरे जितने मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम ने पूरे हिंदुस्तान को आगाह किया था कि ये इस तरह का वायरस है जो समाज के अंदर घातक साबित हो सकता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये अज्ञानता कोई इसका बचाव नहीं है। अब जहां तक संबंध है इसके बारे में जानकारी हासिल करने का, ये तमाम को सोशल मीडिया पर तमाम तरह से लोगों को आगाह किया गया था। SHO का मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप वीडियो चलाइए। इन लोगों के सामने उसने बार बार रिक्वेस्ट की है कि मैं आपको नोटिस दे रहा हूं, बता रहा हूं, खतरनाक स्थिति है, 5 आदमी से ज्यादा जमात के अंदर इकट्ठा नहीं होते, आप तुरंत इसको डिस्पर्स करें। वाकई मैं राजनीति नहीं करना चाहता, तनेजा जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, हम राजनीति नहीं कर रहे, पर क्या उसके इलाके के SDM की और DC की जिम्मेदारी नहीं थी कि इनको वहां से शिफ्ट किया जाता? जी, और नोटिस देने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जब आपको पता है ये दिशा निर्देश हैं तो उनको फॉलो कीजिए। शहजाद पूनावाला, कैसे इलाज किया जाए इन लोगों का? मीमांसा जी, दरअसल कोरोना के वायरस से ज्यादा खतरनाक इस वक्त वोट बैंक का वायरस है, तुष्टीकरण का वायरस है। और चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो निजामुद्दीन हो, वो तुष्टीकरण का वायरस ही है जिसके चलते ये जमावड़े होने देते हैं। और वो जमावड़े होने के बाद उसको बचाव, उसके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो उसके बचाव में ओमर अब्दुल्ला आ जाते हैं, कविता कृष्णन जैसे तत्व आ जाते हैं, वामपंथी नेता आ जाते हैं, स्टूडेंट यूनियन आ जाते हैं। मैं आज सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये जिम्मेदारी
जिम्मेदारी नहीं थी कि ये जो तबलीग जमात के लोग हैं इनको सीधा सीधा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया जाता, ये बड़े बड़े रहनुमा बनते फिरते हैं मुसलमानों के, कि फतवा जारी हो जाता कि इस तरीके के जमावड़े कतई ना हो? क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी कि जब मक्का मदीना बंद है तो ये तबलीग जमात के जलसे ना हो? क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी कि आज कोरोना के स्लीपर सेल बनकर, कोरोना के कारखाने से निकलकर कोरोना के स्लीपर सेल बनकर ये लोग छिप रहे हैं, ना कि वो कुरान के उस उसूल का पालन कर रहे हैं जिसमें बताया गया है कि एक भी इंसान की जान को खतरे में डालना मतलब इंसानियत को खतरे में डालना। आज ये जिम्मेदारी नहीं थी। उल्टा उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं कि कार्रवाई करना इस्लामोफोबिया है। ये कह रहे, कविता कृष्णन कह रहे हैं कि क्यों एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अरे मोहतरमा, ये बताइए, जब ये धर्म के नाम पर शाहीन बाग से लेकर निजामुद्दीन को कोरोना का अड्डा बना रहे थे, तब आप कहां थी? और ये अब अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को भूलकर अब टोपी ट्रांसफर करने की जो आड़ में, यही बात कही जाती है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उन्हें निशाना बनाया जाता है और धर्म खोजने की कोशिश की जाती है। हमारे अगले दर्शक हैं बन बिहारी, उनका सवाल सुन लेते हैं, वीडियो मैसेज भेजा है। अगर हम लोग गलती से कोई इन्फेक्टेड आदमी के संस्पर्श में आते हैं और घर पे आने के बाद अनजान से हमारे हाथ मुंह में लग जाता है, तो हमको आगे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? डॉक्टर श्रुति, क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए, अगर पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो इन्फेक्शन है, आप सबको पता है कि ये आंख, नाक, मुंह कहीं से भी अगर हम इन्फेक्टेड इंसान को टच कर ले और हमारा लापरवाही से वो हाथ जो है, जो हमारी आमतौर पे आदत होती है, अगर लग जाए तो वो फैलने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे एक चीज और है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो सबसे पहले हमें ये प्रिकॉशन लेना है कि कोई भी वायरस जो है वो पहले आपको सिम्टम्स देगा। आपके कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे जिसमें कि आपको हो सकता है हल्का बुखार आए, खांसी आए, हो सकता है, जरूरी नहीं है 85% केसेस में तो सिम्टोमेटिक खुद से भी ठीक हो सकते, जरूरी नहीं अगर आपने टच कर लिया तो 100% आपको होगा ही होगा। बट हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो आप प्रिकॉशंस ले लीजिए, आप अपने हाथ को और ध्यान रखिए। और सबसे पहले ये बताऊंगी कि अगर लापरवाही से आप बाहर गए क्यों, अगर किसी का टच हो गया, जब आपको ऑलरेडी बताया गया है कि लॉकडाउन है, तो इस समय आपको पूरा जो है वो गवर्नमेंट का, स्वास्थ्य मंत्रालय के जो रूल्स हैं, WHO की जो गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना है। और इस समय हम कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। जी, हमारे अगले दर्शक का सवाल है, कई धर्मगुरु, नेता और संगठन तबलीगी जमात का समर्थन कर रहे हैं, क्या उन्हें जमात की गलती नहीं दिखती? ये सचिन मिश्रा है हमारे दर्शक, उनका ये सवाल है। शहजाद पूनावाला, ये इसलिए नहीं दिखती क्योंकि उनके मन में कोरोना का विरोध करना जरूरी नहीं है, मोदी विरोध करो। मोदी अगर ये बोल देना कि ऑक्सीजन अच्छा है, ऑक्सीजन की सांस लो, तो ये विपक्ष के कुछ लोग, वामपंथी कुछ नेता और ये जो इनके बहकावे में आते हैं, जो इनके वोट बैंक है, ये ऑक्सीजन लेना भी बंद कर देंगे। जब तक आप मोदी विरोध के वायरस से, वोट बैंक के वायरस से निजात नहीं पाएंगे, कोरोना का विरोध नहीं कर पाएंगे। ये भारत को हराने में लगे हुए हैं, कोरोना को नहीं हराना इन्हें, इनको भारत को हराना। ठीक है, मौलाना कादरी, किस पर भरोसा है? डॉक्टर पर भरोसा करते हैं या फिर मौलाना साद जो कह रहे हैं उस पर भरोसा करते हैं? देखिए, जो मौलाना साद का जो बयान मैंने टीवी चैनल्स पे सुना, वो बिल्कुल हमारे इस्लाम के खिलाफ है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट ने साफ तौर पे कहा कि कहीं पर भी अगर वबा है, यानी एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, तो वहां पर आप खतई मत जाइए, और जहां पर ये अफेक्टेड एरिया हो चुका है वहां के लोग सब्र करें और उसी मुकाम पे रहें और वहां से बाहर ना जाएं। ये प्रॉफिट का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, ये हदीस शरीफ में मौजूद है। और अब मौलाना साद अगर इसके बरखिलाफ कहते हैं, बरखिलाफ पाबंदी की बात करो मौलाना कादरी, अगर आप कह रहे हैं कि जो मौलाना साद कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कुरान का गलत हवाला दिया जाता है, लोगों तक गलत जानकारी पहुंचाई जा रही है, तो फिर ऐसे संगठन पर बैन तो लगना चाहिए ना? आप क्यों नहीं आगे आते और कहते कि इस पर बैन लगाइए? ये पूरी कौम इसकी वजह से बदनाम हो रही है। नहीं, आज बोलिए, आप जी न्यूज के मंच पर आपके लिए मौका है मौलाना कादरी। अगर आप वाकई इंसानियत के बारे में सोच रहे हैं, मानवता के बारे में सोचते हैं, तो बोलिए आज जी न्यूज के मंच पर कि बैन लग जाना चाहिए तबलीगी जमात पर। देखिए, ये लैक ऑफ अवेयरनेस है या इलिटरेसी है या इग्नोरेंस है, ये इसको इस तरह से आप देखना चाहिए। पत्थर फेंकना लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं, मौलाना कादरी, डबल स्टैंडर्ड नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं। अगर आप किसी चीज को गलत मानते हैं तो फिर स्टैंड लीजिए, क्यों डरते हैं आप स्टैंड लेने से?
वायरस का जिम्मेदार खड़ा कर देना गलत है। टोटल कम्युनिटी को एक टैग लगा देना गलत है। जैसा कि माइग्रेंट वर्कर्स लाखों तबलीग जमात पूरी मुसलमान कौम नहीं है। तबलीग जमात इज नॉट इक्वल टू मुस्लिम कौम। चलिए मैं अगले दर्शक का मैं यहां पर सवाल ले रही हूं। उनका सवाल है, क्या तबलीगी जमात अपनी गतिविधियों से भारत में देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दे रहा है? वेद भूषण जी। देखिए, ये जो जमात की कार्रवाई है, इनके खिलाफ 304, इनकी नॉलेज में था कि ये लोग वायरस से इन्फेक्टेड हैं और कानून कहता है कि 5 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होने चाहिए। इट अमाउंट्स टू 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इनके खिलाफ इतना संगीन जुर्म बनता है मीमांसा कि यदि ये सही ढंग से पुलिस ने एक्शन लिया इनके खिलाफ तो इनकी बेल होना भी मुश्किल हो जाएगी, जेलों में सड़ जाएंगे। इतना बड़ा अपराध किया है जिसके बारे में ये अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, साफ साफ और छिपे हुए हैं। अब यदि वो सही है, जमात सही है, यदि उनके निर्देश सही है तो क्यों नहीं सामने आते अपने स्टैंड साफ करने के लिए? कहां छिपे हुए हैं? लाखों लोगों को खतरे में डाल के छिप गए। ये इसी से जुड़ा हुआ हमारे दर्शक का एक और सवाल है, मैं चाहती हूं आप भी जवाब दें और फिर जल्दी जल्दी नरेंद्र जी भी इस पर जरूर रिएक्शन दें। सवाल यह है कि तबलीगी जमात अपनी गतिविधियों से भारत में देश विरोधी, ये दिल्ली दंगों में भी क्या शामिल हो सकते हैं? ये कनेक्शन कुछ जुड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है इसमें? वेद भूषण जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए और फिर नरेंद्र जी। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से यमुना पार्क के अंदर दंगे हुए, शाहीन बाग का जो एक आफ्टर इफेक्ट था वो सामने आया दंगों के रूप में, उसमें एक बहुत बाहरी पर्पस था। विश्व के अंदर एक मैसेज देना था कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, उनके साथ जातियां की जाती है हिंदुस्तान में। चूंकि उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट इंडिया का विजिट कर रहे थे और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब इंडिया में आए थे, लखनऊ में इसी तरह के दंगे कराए गए थे। ये सब सुनियोजित था, एक तरीकेबद्ध किया गया था। अभी आपके चैनल पर आईसिस का नाम लिया गया था। इस तरह की जो संस्थाएं हैं लगी हुई हैं हिंदुस्तान को बेबुनियाद करने में, डिस्टेबलाइज करने में। ठीक है, बहुत सवाल आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सवालों को हम ले पाएं और हमारे अगले गणपति हैं, हमारे जो अगले दर्शक हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं। मैं डोंबिवली से बोल रहा हूँ। मुझे बोलना है कि कर्नाटक में क्वारंटाइन के लिए, होम क्वारंटाइन के लिए लॉ बनाया हुआ है, लेकिन बाकी स्टेट क्यों नहीं बना रहे? नरेंद्र जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, जो आपने देखा है कि तमाम राज्य की अपनी अपनी अप्रोच रही है, लेकिन पूरे जितने भी राज्य हैं, यहां मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा, जितने राज्य हम देख रहे हैं कि सब राज्यों ने इसको लेकर के गंभीरता से लिया है और प्रधानमंत्री की तरफ से जो आदेश गया है उसका सब राज्य पालन कर रहे हैं। अपनी अपनी कुछ थोड़ा 19-20 हो रहा है, लेकिन सब उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन बात सबसे बड़ी एक बात मैं और यहां जरूर कहना चाहूंगा कि हम बात जमात की कर रहे हैं, उस संगठन की कर रहे हैं जिसने ये दहशत फैलाई है। हम कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे। पूरे कम्युनिटी का नाम लेना जो करते हैं वो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा किसी ने कम्युनिटी का नाम नहीं लिया। हमारे देश में हमारे मुसलमान बहन भाई और हिंदू मुसलमान सब लोग, हम लोग एक हैं और सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने ये साजिश करी है, वो लोग जिन्होंने जो जबकि पूरी जो सिक्योरिटी, देश की जो हेल्थ सिक्योरिटी, उसके साथ खिलवाड़ किया है, उनको नहीं बख्शा जाएगा। शहजादपुरा वाला जो सवाल उठा रहे हैं, तमाम हिंदुस्तान का लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्या ये एक साजिश है? क्या इसके पीछे बिल्कुल सवाल बहुत गंभीर है और जो मौत है ये समझना चाहिए कौम को देखकर नहीं आती है और कोई भी कोरोना प्रूफ नहीं है और कोई भेदभाव ये बीमारी नहीं करती है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन का हर नागरिक को इस वक्त पालन करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि संकट आपसे दूर हो जाए। तो जन संवाद अभियान में आज के लिए इतना ही। जो भी आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, लगातार भेजते रहिए अपने सवाल #AskZ पर।